नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट एग्जाम 2020 के लिए हिंदी, गणित, बाल विकास एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इसमें आज के इस वीडियो में हमने 4 पार्ट बनाए हैं और 4 पार्ट में हमने 15-15 प्रश्न चारों ही पार्ट के कवर किए हैं। तो यहाँ पर इन चारों विषय के आप देखेंगे, हिंदी के अंदर भी पेडागोजी पूछी जाती है, गणित के अंदर भी पूछी जाती है और पर्यावरण के अंदर भी पूछी जाती है। एक बाल विकास के अंदर 30 प्रश्न होते हैं, जो कि 30 ही प्रश्न होने चाहिए थे, परंतु हमने वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए 15 प्रश्न आज के इस वीडियो में बाल विकास के हमने लिए हैं। तो चलिए और शुरू करते हैं आज के हमारे हिंदी, गणित, पर्यावरण एवं बाल विकास से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र के 15 प्रश्न हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के हमारे प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य पक्ष पर बल देने का आशय है। ऑप्शन है इसके लिए भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, थर्ड है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, फोर्थ है भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय होगा कि भाषा प्रयोग पर बल देना। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो इसके लिए क्या अपेक्षित नहीं है? स्वाध्यायशीलता का विकास, सेकंड है सुनकर शब्द साथ दोहराने की क्षमता का विकास, थर्ड है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास और फोर्थ है चिंतनशीलता का विकास। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो अपेक्षित नहीं होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, सुनकर शब्द साथ दोहराने की क्षमता का विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सेकंड है भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, थर्ड है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना या फिर फोर्थ है परीक्षा का आयोजन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर बच्चों को प्रदान करना, ये भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, सेकंड है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, थर्ड है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, फोर्थ है साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा वो होगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को हमें पहचानना। तो बच्चों के लिए ये विकल्प होगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, सेकंड है यहाँ पर बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, थर्ड है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, फोर्थ है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो देखिए हम यहाँ पर बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसे हम मानेंगे ऑप्शन सेकेंड को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन कौन से भेद हैं, सेकंड है प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, थर्ड है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फोर्थ है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन अलग तरीके से किया और आप अपने बारिश संबंधी अनुभव लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे जो अच्छा प्रश्न होगा वो होगा लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन अलग तरीके से किया है और आप अपने शब्दों में अपने अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो अपने अपने विचार अलग अलग रूप में लिखेंगे क्योंकि सब अपने अपने अनुभवों को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये बहुत अच्छा प्रश्न शामिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, सेकंड है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, थर्ड है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, फोर्थ है उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर, क्योंकि बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं तो हमें उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है या फिर उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, थर्ड है वे क्या जानते हैं, और फोर्थ होगा क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। जी हाँ, पोर्टफोलियो के अंदर हम देख सकते हैं कि बच्चों के समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड होते हैं और वहाँ उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि उनकी प्रगति किस प्रकार से
किस क्रम से हो रही है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। अब यहाँ पर सवाल तो नहीं है, प्रश्न हम कह सकते हैं इसको। तो संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था। बाबा भारती क्यों उदास थे। या फिर 4 है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 4 इसके लिए सही उत्तर होगा कि जो बाबा भारती की कहानी है उसमें आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पर बच्चे अपने सोच समझ करके अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे अच्छा प्रश्न ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा या फिर ऑप्शन 4 है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 ये सभी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो सबसे कम प्रभावशाली है उसे हमें देखना है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, परिचर्चा करना या घटना का वर्णन करना। तो यहाँ पर सबसे कम जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन 1 होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब हमें यहाँ पर लेखन क्षमता के विकास करने के संदर्भ में देखना है, सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग या फिर 3 है, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। या 4 ऑप्शन है यहाँ पर दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति ये लेखन क्षमता के विकास करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। सेकेंड, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। 3 है, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। और 4 है, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख। सेकेंड है, शिक्षक का भाषा संबंधी रवैया। 3 है, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। 4 है, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तरीका होगा वो होगा शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तो ऑप्शन 2 होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ जाना, बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। 3 है, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। या 4 है, किसी लिखित सामग्री के निहितार्थ को समझना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी के हमारे पेडागोजी के 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। और अगला पार्ट है हमारा है पर्यावरण पेडागोजी का। तो पर्यावरण पेडागोजी का पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भौतिक पर्यावरण संबंधी प्रायोगिक कार्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर हमें भौतिक पर्यावरण संबंधित प्रायोगिक कार्यों से जो संबंधित है उसे देखना है। जल स्रोत से संबंधित प्रायोगिक कार्य, खाद्य पदार्थों से संबंधित प्रायोगिक कार्य, 3 है, भूमि संबंधी प्रायोगिक कार्य और D है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी जो विकल्प हैं ये भौतिक पर्यावरण संबंधी प्रायोगिक कार्यों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन D हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र स्वच्छ जल, मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर करने की प्रक्रिया को संपन्न करता है तो उसका यह कार्य संबंधित है किससे। भौतिक पर्यावरण की प्रायोगिक कार्य से, जैविक पर्यावरण के प्रायोगिक कार्य से, 3 है, मनोसामाजिक पर्यावरण के कार्य से और D है उपयुक्त सभी से। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कार्य जो होगा ये उसके भौतिक पर्यावरण के प्रायोगिक कार्य से संबंधित होगा क्योंकि वो स्वच्छ जल और कठोर जल में अंतर करने की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है। चलिए अगला है, भूमि की आकर्षण शक्ति संबंधी प्रयोग को सम्मिलित किया जा सकता है भौतिक पर्यावरण के प्रायोगिक कार्य से, या B है मनोसामाजिक पर्यावरण के प्रायोगिक कार्य से, या C है A और B दोनों, और D है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी उसके भौतिक पर्यावरण के प्रायोगिक कार्य से संबंधित हुआ। ऑप्शन A जो होगा यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक कार्य जैविक पर्यावरण संबंधी प्रायोगिक कार्यों से संबंधित है।
अब यहाँ पर हमें देखना है जैविक पर्यावरण से संबंधित जो है पशु संबंधित प्रायोगिक कार्य, जंतु संबंधित प्रायोगिक कार्य या वनस्पति संबंधित प्रायोगिक कार्य, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी जो है जैविक से संबंधित होते हैं, और जंतु, पशु, वनस्पति सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समग्र मूल्यांकन की अवधारणा है नवीन, प्राचीन, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समग्र मूल्यांकन की जो अवधारणा है वो एक नवीन अवधारणा है। ऑप्शन ए नवीन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यांत्रिक कौशलों का संबंध होता है उपकरणों के संचालन से, बी है उपकरणों के उपयोग से, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे सी ए और बी दोनों, क्योंकि उपकरणों के संचालन और उपयोग दोनों से यांत्रिक कौशलों का संबंध होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल के स्रोत शिक्षण अधिगम सामग्री पर्यावरणीय अध्ययन के किस भाग से संबंधित है? भौतिक, जैविक, मनोसामाजिक, या डी है इन सभी से। तो देखिए जल स्रोत के शिक्षण अधिगम सामग्री का जो पर्यावरण अध्ययन के किस भाग से संबंधित हुआ? तो ये जो संबंधित होगा ये होगा उसके भौतिक भाग से। हाँ, यदि हम जल के अंदर जीवों से संबंधित बात करेंगे तो फिर वो जैविक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ जल के स्रोत की बात कर रहे हैं तो ये भौतिक पर्यावरण से संबंधित होगा। तालाब में जलीय जंतुओं का निरीक्षण पर्यावरणीय शिक्षण के किस भाग से संबंधित होगा? जैविक भाग, भौतिक भाग, मनोसामाजिक भाग, या डी है इन सभी से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसके जैविक भाग से होगा, क्योंकि तालाब में जलीय जंतुओं के निरीक्षण की बात यहाँ पर हो रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री विशिष्ट सहायक सामग्री में संबंधित सामग्री है? पर्यावरणीय प्रदर्शनी, चार्ट, चित्र, मॉडल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट सहायक सामग्री में शामिल हो तो वो सामग्री कौन सी होगी? तो वो होती है पर्यावरणीय प्रदर्शनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ट, चित्र, मॉडल भी पर्यावरण के अंदर सहायक सामग्री होती है, परंतु यहाँ विशिष्ट सहायक सामग्री की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पर्यावरणीय अध्ययन के प्रायोगिक कार्यों के विभाजन से संबंधित है? भौतिक पर्यावरण, मानव सामाजिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, डी है यहाँ पर ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएंगे इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, सी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना, डी है शिक्षार्थी के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना ये सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य यहाँ पर उस प्रदर्शनी को आयोजित करने का होगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, या फिर पाठ के अंत में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकरणों के अंतर्निर्मित होना चाहिए, कि जो भी प्रकरण है वहाँ पर अभ्यास और गतिविधियाँ उसमें उपलब्ध होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, बी है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, सी है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, डी है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए शिक्षक के लिए बच्चे जो होते हैं और बच्चों का दृष्टिकोण, बच्चों के विचार को स्वीकार करना, उनको सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन में मूल्यांकन किया जाता है शैक्षिक उपलब्धि, अशैक्षिक क्रियाएं, या फिर छात्र सृजनात्मकता, या डी है ये सभी। तो सतत मूल्यांकन जो होता है उसके अंदर शैक्षिक, सशैक्षिक सभी गतिविधियां शामिल होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा में अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है? सामान्य सहायक सामग्री, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, और सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा में अधिगम जो सामग्री होती है वो ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रकार की होती है, सामान्य व विशिष्ट। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला हमारा पार्ट जो है वो गणित पेडागोजी का है, और गणित पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है मौखिक कार्य, गृह कार्य, लिखित कार्य, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभ्यास कार्य के रूप में ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आदर्श शिक्षा वो शिक्षा है जो बालक को रक्त स्थान के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक, समाज सहायक सामग्री, या फिर डी है इन सभी के। तो देखिए आदर्श शिक्षा जो होती है वो बालक को समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन बी होगा इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन है,
श्रव्य दृश्य का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, बी है आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, सी है कम समय में अधिक ज्ञान, डी है शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। तो देखिए, श्रव्य और दृश्य जो सामग्री होती है उसका उपयोग ज्ञानेंद्रियों से संबंधित ज्ञान का साक्षात्कार, मतलब जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री जो होती है प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि जब बच्चे किसी भी चीज का, किसी भी विषय वस्तु का खुद अनुभव करते हैं तो वो उनके लिए सबसे बेहतर प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। तो ऑप्शन बी होगा इसके लिए उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती है कि वह व्यापक हो, शिक्षक निर्मित हो, सी सरल तथा स्पष्ट भाषा में हो, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो सरल तथा स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या फिर ये डी है ये सभी। तो मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली जो परीक्षाएं होती है वो सभी प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, इन सभी प्रकार की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, बी है बालक व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, सी है बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि जो होती है वहां पर बालक नियम, तथ्य व सिद्धांतों की जांच स्वयं करता है और प्रयोग करके देखते हैं। तो प्रयोगशाला विधि के अंदर ऑप्शन ए सही विकल्प होगा। मूल्यांकन की उपयोगिता है, मूल्यांकन की क्या उपयोगिता होती है? बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, पाठ्य पुस्तक संबंधी क्रियाओं के सुधार के लिए, और डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की जो उपयोगिता होती है वो इन सभी के लिए होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? लिखित कार्य का, गृह कार्य का, मौखिक कार्य का, या फिर डी है उपरोक्त सभी का। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि सजगता के विकास में जो योगदान सबसे ज्यादा है वो है इन सभी का, क्योंकि लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, इन सभी से बच्चों के अंदर सजगता का विकास होता है। ऑप्शन डी होगा इसके लिए उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है गृह कार्य द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, या डी है इनमें से किसी से नहीं। तो यहाँ पर बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को विकसित करने का जो अवसर मिलता है वो मिलता है मौखिक कार्य से, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, मौखिक कार्य करवाते हैं, तो वो उसे स्मरण करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है व्यावहारिक उपयोगिता के लिए, घरेलू कार्य के लिए, सी है व्यवसाय व मजदूरी के लिए, और डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी के लिए अंकगणित शिक्षण का जो महत्व होता है वो होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, या फिर उद्देश्यों को स्पष्टीकरण करते समय, सी है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद, और डी है उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी स्तरों पर गणित शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु संरचना की गई है तो उसमें निहित है विवेचनशीलता, वैधता, विश्वसनीयता, या फिर वस्तुनिष्ठता। तो देखिए, उसका मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी संरचना की गई है तो उसके अंदर निहित होती है वैधता। ऑप्शन बी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के लिए उसका उपकरण की क्या विशेषता होना चाहिए? मूल्यांकन के लिए उसके उपकरण की क्या विशेषता होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, या फिर ये सभी। तो देखिए, मूल्यांकन के लिए जो विशेषता होना चाहिए वो होना चाहिए ये सभी, क्योंकि मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता शामिल होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र की स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा प्रश्न करने के लिए, समस्या का हल ढूंढने के लिए, या फिर समस्या को भली प्रकार से समझने के लिए। तो आगमन विधि जो होती है वो सूत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्यामिति की समस्याओं को का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग
अध्यापक को करना चाहिए। विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन या फिर व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला पार्ट हमारा जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है और इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हमने इसके 15 प्रश्न शामिल किए हैं। तो चलिए देखते हैं बाल विकास के हमारे प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है? सहचारिता, आदर्शात्मकता, दक्षता का, या फिर लोच की निरंतरता का, डी है बनावटीपन का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बनावटीपन का इसमें योग नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, या डी है ये सभी। तो यहाँ पर मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत ये सभी बिंदु आते हैं। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है? मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, या साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, या फिर डी है मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बालक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साधारण बालकों से भिन्न गुणों एवं व्यवहार वाला बालक होता है वो विशिष्ट बालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं, और डी है उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो उन सभी विशेषताओं से परिपूर्ण होता है। उदार हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, दूसरों का सम्मान करता है, तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का भी इसमें विकास भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन है? किसका है? ड्रेवर का, क्रोएंक्रो का, रूस का, या फिर ड्यूवी का। तो ये कथन जो है ये है ड्रेवर का। ऑप्शन ए होगा इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, या फिर डी है 6 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगभग 11 वर्ष की आयु में बच्चों के अंदर तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन बी होगा इसके लिए सही उत्तर। निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है? तो जो मूल्यांकन का कार्य नहीं है वो देखना है। छात्रों में एकता का निर्माण, शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर जो मूल्यांकन का कार्य नहीं है वो है छात्रों में एकता का निर्माण करना। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मापन का शिक्षण में महत्व है या मापन का शिक्षा में महत्व है? शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक, योग्यता की मात्रा जानने में, या फिर डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मापन का शिक्षा में महत्व है इन सभी बातों के लिए। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालक के गुण हैं? विनोदी प्रवृत्ति, समाजनशील, सौंदर्यात्मक विकास, या फिर ये सभी। तो सृजनशील बालक के अंदर भी विनोदी प्रवृत्ति, संवेदनशीलता और सौंदर्यात्मकता विकास ये सभी गुण इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, सीमित, संकुचित, या फिर ये सभी। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो होता है व्यापक। ऑप्शन ए होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? शिक्षा की आवश्यकता, अच्छे भोजन की व्यवस्था, सी है अच्छे कपड़ों की आवश्यकता, और डी है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। तो इसके लिए ऑप्शन डी होगा बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। ये शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में निहित सृजनशीलता को पता करने के 2 प्रकार हैं? परीक्षण जांच, परीक्षण निदान, परीक्षण निरीक्षण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बालक में निहित सृजनशीलता का पता कर रहे हैं तो उसके लिए हमें परीक्षण निरीक्षण करना होगा। ऑप्शन सी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के पश्चात, लगभग 16 वर्ष पश्चात, या फिर जीवन पर्यंत चलती है। तो देखिए बालक की जो वृद्धि होती है वो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद में रुक जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, यह कथन है? सोरेनसन का, हर्लॉग का, क्रोएंक्रो का, थार्नडाइक का,
तो ये कथन दिया था ऑप्शन बी हरलाख ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है और यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा विकास है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मानसिक विकास है। ऑप्शन ए होगा इसके लिए सही उत्तर। तो ये थे आज के हमारे हिंदी, गणित, पर्यावरण और बाल विकास से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।